अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स। और आज हम इस चैप्टर में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि कहलाता है पीरियोडिक वेव्स। तो हम पीरियोडिक वेव्स को पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे और इसकी एक टाइप को जो कि ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव कहलाती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग वेव्स में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो हमने देखा कि वेव प्रोड्यूस होती है जब भी कहीं पे हम एक डिस्टर्बेंस लेके आते हैं। और वो डिस्टर्बेंस अगर जो हमने पहले एग्जांपल्स देखी हैं उन्हीं में देखें कि अगर एक स्ट्रिंग है और उसको दो स्टूडेंट्स दो डिफरेंट एंड से पकड़ के खड़े हैं और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एक स्टूडेंट, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक हम्प क्रिएट होता है और वो एक जगह से ट्रैवल करते करते दूसरी जगह तक चला जाता है, एक स्टूडेंट से ट्रैवल करते करते दूसरे स्टूडेंट तक चला जाता है। तो वो एक सिंगल डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होने वाली एक सिंगल वेव थी, एक सिंगल पल्स थी या एक सिंगल हम्प था जो एक जगह से दूसरी जगह गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से हो कि एक सिंगल हम्प या एक सिंगल पल्स ही एक जगह से दूसरी जगह जाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो वेव्स बनती हैं वो कंटिन्यूस वेव बनती हैं। अब कंटिन्यूस वेव कैसे बनती है? ये उस वक्त बनेगी जब जो डिस्टर्बेंस हम लोग प्रोड्यूस करा रहे हैं वो एक कंटिन्यूस और रिथमेटिक डिस्टर्बेंस हो। तो इस तरह की जो वेव हमारे पास बनती है हम उसे पीरियोडिक वेव का नाम देते हैं। आज का आर्टिकल हमारा पीरियोडिक वेव से ही रिलेटेड है। और उस पीरियोडिक वेव के अंदर हमें डिस्टर्बेंस एक सिंगल पल्स की शक्ल में नहीं बल्कि कंटिन्यूस फॉर्म में मिलती है। तो पहले इसे डिफ़ाइन करते हैं और उस डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अ वेव which is produced by a continuous and rhythmic disturbance। एक ऐसी वेव जो कंटिन्यूस और रिथमिक डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो, इस तरह की वेव को हम लोग पीरियोडिक वेव कहते हैं। और स्टूडेंट्स, वैसे भी हमें पता है कि पीरियोडिक का वर्ड हम यूज़ ही वहाँ पे करते हैं जहाँ पे एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही हो। तो वही काम यहाँ पे भी होता है कि एक वेव आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की वेव को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक वेव का। अब ये जो पीरियोडिक वेव है स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स हैं। हम लोगों ने जैसे वेव के पीछे भी देखा था कि हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो इसी तरह से जो हमारे पास पीरियोडिक वेव है इसकी भी दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप हमारे पास कहलाती है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव और लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं हमने इन्हीं को डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट हिस्से में। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव को। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव क्या होती है? सबसे पहले तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ये एक इस तरह की वेव थी जिसमें मीडियम के पार्टिकल और वेव, इनकी मोशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर थे। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। एक स्प्रिंग को हमने एक
रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया है और उसके नीचे एक मैस है और इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद है। अब अगर हम लोग एक काम करें कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग लें और इस लॉन्ग स्ट्रिंग को हम इस स्प्रिंग के साथ बांध दें, इस मैस के साथ बांध दें कुछ इस तरह से। ये एक लॉन्ग लूज स्ट्रिंग है, एक रोप है जिसको हम लोगों ने इस मैस के साथ अटैच कर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये इतनी स्ट्रेच्ड नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको इस तरह से स्ट्रेच्ड फॉर्म में दिखाया गया। ये एक लूज रोप है, एक लूज स्ट्रिंग है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस मैस को डिस्प्लेस करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, हम लोग पिछले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं कि ये मैस जो है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और जब ये ऑसिलेट करेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ऑसिलेशन है वो कुछ इस तरह से अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगी। ये मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव करता चला जाएगा। लेट्स सपोज ये जो ऑसिलेशन है हम इसके एम्पलीट्यूड को नाम दे देते हैं ए का, तो ये ए डाउनवर्ड्स और ए अपवर्ड्स इस तरह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट कर रहा होगा। अब उस ऑसिलेशन का इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगा इस रोप के अंदर भी, जो रोप हमने आगे अटैच की हुई है। तो इमेजिन करें कि जब ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो बिल्कुल उसके साथ अटैच्ड जो रोप है वो भी ऊपर और नीचे इस तरह से मूव करेगी और उसके अंदर हमें एक वेव बनती हुई नज़र आ रही होगी। अगर वो इस तरह से मीन पोजीशन पे मौजूद होता है तो हम लोग देखेंगे कि हमें कुछ इस तरह की एक वेव बनती हुई इसके अंदर नज़र आ रही होगी और वो इसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज होती चली जा रही होगी। ये जो वेव हमारे पास बन रही है स्टूडेंट्स, ये एक कंटिन्यूस वेव है और ये एक पीरियोडिक वेव है। अगर इसमें पार्टिकल्स की मोशन की बात करें तो हमारे जो रोप के स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और अगर हम वेव की बात करें तो वो इस पॉइंट ऑफ जनरेशन यानी जो मैस है उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ कुछ इस तरह से मूव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, उन्हें सीखना है और उसके बाद हम इसके डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, टाइम इंटरवल्स के ऊपर इसकी जो शेप होगी हम उसे भी देखेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये उसकी मेन पोजीशन पे जब मौजूद था ऑसिलेट करता हुआ मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो उस वक्त हम लोगों ने उसका एक स्नैप लिया हुआ है और वो स्नैप हमें यहाँ पे इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं जिनको हम सीखते हैं और यहाँ पे उनको लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए इस तरह की वेव से रिलेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है? जब भी हमारे पास इस तरह की एक पीरियोडिक वेव बन रही होती है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव, तो उसमें मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी वेव का होता है हम उसे क्रेस्ट का नाम देते हैं। जैसे इसमें देखें तो ये मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी तरह से ये भी मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये जो दोनों हिस्से हैं हमारे पास ये क्रेस्ट कहलाते हैं। तो हम फिर क्रेस्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द पोर्शन ऑफ वेव the portion of wave above the mean position. The portion of wave above the mean position is called क्रस्ट। मेन पोजीशन से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो हमारे पास क्रस्ट कहलाएगा। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए वो है ट्रफ। स्टूडेंट्स ये भी चीज़ हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जो यहाँ पे हमें वेव नज़र आ रही है उस वेव का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो मेन पोजीशन से नीचे वाले हिस्से पे मौजूद है, तो वो हिस्सा हमारे पास ट्रफ कहलाता है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा जो अभी शेड करके आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है हमारे पास ट्रफ। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन। जो वेव का पोर्शन मेन पोजीशन से नीचे होता है उस पोर्शन को स्टूडेंट्स हम लोग ट्रफ का नाम देते हैं।
इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस फॉर्म में ये इस स्नैप शॉट की अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पे हमारी वेव के कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अटेन कर चुके हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम वो उतनी ऊपर तक जा सकते हैं जहाँ तक हमारा मैस मूव कर रहा है। तो उन जगहों पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे हम लोग इस क्रस्ट के टॉप की बात करें या इस ट्रफ के टॉप की बात करें डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, या इसकी बात करें, तो स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं। जो ये पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं हम इन्हें नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक और चीज़ भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट का एक टाइम पीरियड भी होता है। जैसे हमने इस वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में देखा था कि अगर हम इसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करने के बाद रिलीज़ करते हैं तो ये डाउनवर्ड्स अपने डाउनवर्ड मैक्सिमम पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है मीन पोजीशन पे, फिर अपर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस मीन पे आता है और फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमने देखा था कि ये अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसे जितना टाइम लगता है वो टाइम हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता था। अब इसको ऑसिलेशन से ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग कहाँ पे, वेव के ऊपर। अगर वेव भी इसी तरह से हमारे पास मौजूद हो तो उस वेव को भी हम लोग देख सकते हैं। इन केस ऑफ वेव हम लोग ये देखते हैं कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर अब हमारी वेव अपने आप को कंप्लीट कर लेती है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जिस टाइम में ऑसिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव का जितना हिस्सा ट्रैवल करते करते आगे की तरफ चला जाता है वो हिस्सा हमारे पास जितने टाइम में गुजरेगा हम उसे टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही टाइम पीरियड है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीखा हुआ था, तो हम यहाँ पे उसको भी लिखेंगे। और स्टूडेंट्स टाइम पीरियड के साथ साथ हम एक और चीज़ को भी यहाँ पे डिफ़ाइन करते होते हैं और वो कहलाती है हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेव, कि जो हमारे पास एक वेव मौजूद है उस वेव की लेंथ कितनी होती है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसमें बात करें कि एक वेव लेंथ है क्या चीज़ और वो कितनी है, तो ये स्नैपशॉट हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब इमेजिन करिएगा स्टूडेंट्स कि जब हमारा ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके साथ जो ये रोप है ये भी ऑसिलेट कर रही है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा हमारी ये जो रोप है ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में उसके साथ आई होगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में उसके साथ मूव करना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसका एक इमेज बनाते जाते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल मैस वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम था जब ये बिल्कुल अपने टॉप पे मौजूद था, वर्टिकली यहाँ पे मौजूद था, तो हम लोगों ने इसका एक स्नैप ले लिया, हमने इसकी एक पिक्चर ले ली और उस पिक्चर पे जो हमारी वेव बन रही थी उस वेव को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो पहली फिगर हमें नज़र आ रही है, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसमें हमें ये स्ट्रिंग या जो रोप है
है ये अपर पार्ट पे नज़र आ रही है, ये जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है ये मीन पोजीशन है। तो हमारे पास मीन पोजीशन से ऊपर मैश जा चुका था और उसके साथ जो हमारी रोप थी, जो स्ट्रिंग थी, वो भी ऊपर मौजूद थी। तो हमारे पास जो रोप है इस वक्त वो इस शेप में बनती हुई नज़र आ रही होगी। ये हमने अपनी ऑब्जर्वेशन जिस वक्त स्टार्ट की थी हमने ये उस वक्त देखा, इसलिए यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है वो 0 लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स फिर जब ये अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू करता है, जब ये नीचे आएगा मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी रोप भी साथ में मीन पोजीशन पे आ गई होगी। तो जब रोप मीन पोजीशन पे आती है तो इसका मतलब है कि रोप कुछ इस फॉर्म में हमें नज़र आ रही होगी जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा हमारी रोप का वो पार्ट जो मैस के साथ अटैच था वो मीन पोजीशन पे आ गया। अब जब मैस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा तो हम देखते हैं कि हमारी रोप का वो जो पार्ट है वो भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस जगह पे आ चुका हुआ है। और फिर फर्दर जब वो नीचे से वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारी रोप का पार्ट दोबारा से मीन पोजीशन पे आ चुका है और फिर इधर से वापस जब ऊपर पहुंचेगा तो इनिशियली जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां तक वापस आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि ऑसिलेशन में हम इसे टाइम पीरियड कहते हैं कि ये वो टाइम होता है जिस जगह से एक ऑसिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट चला था उसी जगह पे वापस आ गया। अब ये जो आपको फिगर्स 5 नज़र आ रही हैं, अगर इनमें टाइम पीरियड का हवाला देखें तो हमने अपर पार्ट से शुरू किया और फिर वापस हमने नीचे से होके वापस ऊपर की तरफ आना है। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी वेव को या अपने पाथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में। जब ये अपर से मीन पोजीशन तक आएगा तो स्टूडेंट्स देखें कि वो अपने टाइम पीरियड का 1/4 कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त हमारा जो टाइम है वो टाइम पीरियड के 1/4 के इक्वल है। और फिर जब वो वहाँ से मूव करते हुए फर्दर नीचे आएगा तो उसने अपना आधा पाथ कंप्लीट कर लिया। तो जो टाइम यहाँ पे हुआ होगा वो उसके टाइम पीरियड का हाफ होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास थर्ड फिगर में ये नज़र आ रहा है कि अब उसका टाइम जो है वो हाफ हो चुका है। और फिर जब नीचे से वापस ऊपर मीन पोजीशन तक आएगा तो टाइम जो है वो टाइम पीरियड का 3/4 हो चुका होगा। और फिर जो टाइम है वो इक्वल टू टाइम पीरियड हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर उस स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं और उसको यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हम टाइम पीरियड के साथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम टाइम पीरियड को सिर्फ ऑसिलेशन के लिए देख रहे थे और अब हम जो टाइम पीरियड है उसको वेव के लिए भी देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन सारी फिगर्स को देखें तो इन सारी फिगर्स में आप देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट फिगर जब टाइम 0 था इधर से हम लोग चले हैं और इसकी वेव फॉर्म को हमने देखना है और मूव करते 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 जब हम आखिरी फिगर की तरफ आए हैं तो हम उस फिगर की शेप को भी देखते हैं। तो अगर हम पहली और आखिरी इन दोनों फिगर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम हैं, बिल्कुल एक जैसी नज़र आ रही हैं कि हमारी वेव ने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट ने भी अपनी मूवमेंट को रिपीट करना शुरू कर दिया था आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। तो जितना टाइम इसको लगा था वो टाइम पीरियड कहलाता है और इन केस ऑफ वेव ये टाइम पीरियड एग्जैक्टली उतना होगा जिसकी वजह से ये वेव प्रोड्यूस हो रही है जितना उसको टाइम लग रहा है। तो फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको एक और अंदाज से भी देख सकते हैं कि ये वेव आप ऐसे कंसीडर करें कि वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम यहाँ पे इस वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज हम ये इस वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वेव इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर ये एक वेव है जो कंटिन्यूस इससे पीछे भी मौजूद थी और थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता जाएगा और उस टाइम के अंदर ये वेव आगे और आगे और आगे ट्रैवल करती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें ये ज़रा देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि इस वेव का क्या कोई पोर्शन ऐसा भी होगा जो इससे पीछे मौजूद है, जो हमारे फ्रेम से बाहर है, फ्रेम के अंदर मौजूद नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह से इसके पीछे भी मौजूद होगा। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये कहें कि हमारी वेव आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रही है तो जब 1/4 टाइम गुजरेगा तो ये वेव आगे की तरफ पहुंच जाएगी। जो ये पार्ट आपको यहाँ पीछे नज़र आ रहा है ये आगे चला गया होगा और ये पूरी की पूरी वेव शिफ्ट होकर आगे की तरफ पहुँच गई होगी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा नीचे वाला जो हमें स्नैप शॉट नज़र आ रहा है उस स्नैपशॉट के अंदर ये वेव आगे
की तरफ इस जगह पे पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर नीचे वाली वेव की भी हम यही बात करें कि ये भी आगे की तरफ जा रही है, तो हम अगर इसके पीछे मौजूद पोर्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से मौजूद होगा। और फिर अगर यहाँ तक इसके हाफ की बात करें तो ये पूरे की पूरी वेव जब ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाएगी तो हमें ये नीचे वाली वेव फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही होगी। देखिएगा कि ये हमारे पास डाउनवर्ड्स पार्ट यानी जो ट्रफ है वो यहाँ पे मौजूद था, जो आगे पहुँचा और अगली वेव में हमें नज़र आ रहा है। और फिर उससे आगे देखें तो इस वेव का भी पीछे कुछ हिस्सा मौजूद होगा जो मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा तो अगली वेव बन जाएगी। और फिर उससे पीछे वाला पोर्शन जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मूव करते करते आगे जाएगा तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि ये वेव बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से ऑसिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है और उसकी वजह से एक वेव है जो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए मूव करती जा रही है और उसके डिफरेंट स्नैपशॉट्स हम लोगों ने लिए। अब स्टूडेंट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि इस केस में जो मूवमेंट है वो बेसिकली हमारी वेव के पार्टिकल्स की है। किस तरह से? हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक क्रस्ट था। अब अगर उस क्रस्ट को देखते हैं तो ये क्रस्ट का अपर पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस फिगर में। ये क्रस्ट टाइम पीरियड के बाद कुछ यहाँ पे गुजर गया, अगली पार्ट में वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर उससे अगले टाइम में देखें तो ये क्रस्ट यहाँ पे आ गया। ये क्रस्ट ट्रैवल करते 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 आगे की तरफ मूव कर रहा है। उससे अगले में देखते हैं तो हमारा ये क्रस्ट जो यहाँ पे मौजूद था वो इधर आया, वो इधर आ चुका है। उसके बाद वो क्रस्ट यहाँ पे पहुँचेगा और उससे आगे हम लोग देखते हैं तो हमारा क्रस्ट यहाँ तक आ चुका है। यानी जब हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में हमारा जो एक क्रस्ट है वो मूव करते 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 आगे की तरफ आ चुका है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इनिशियली हमारा जो क्रस्ट इस जगह पे मौजूद था वो पहुंच चुका है अब इस जगह पे। और अगर आप देखें तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी एक पहला वाला क्रस्ट जो था वो इस पूरे टाइम पीरियड में अगले वाले क्रस्ट की जगह ले चुका है। जितना टाइम ये गुजरा, इस टाइम में एक क्रस्ट एग्जैक्टली अगले वाले क्रस्ट की जगह पे जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। यानी वेव ने इसके आगे अगर हम देखते हैं तो वेव ने अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से रिपीट करना शुरू कर दिया है जिस तरह से ये पीछे अपने आप को रिपीट कर रही थी। तो स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो चुकी है और जहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो जाती है हम कहते हैं कि उस वेव को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। ये वो टाइम है जो रिक्वायर्ड होता है एक वेव को कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स इसकी एक और डेफिनेशन भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ को भी डिफाइन करना है और वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारी इस वेव की लेंथ, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ स्टूडेंट्स समझने के लिए बहुत आसान तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है। ये वो लेंथ है जिस लेंथ की एक वेव हमारे पास मौजूद होती है और उसको फिर डिफ़ाइन करने का तरीका हमें नज़र आ रहा है कि हमारी वेव इस एक पॉइंट से शुरू हुई थी और इस पॉइंट पे आके उसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो अगर देखें तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्रस्ट का नाम दे चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान फासले को कहते हैं। और इसी तरह से ये क्रस्ट नहीं, ये ट्रफ के केस में भी आ सकता है। तो फिर वेवलेंथ को हम लोग स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द लेंथ बिटवीन टू क्रस्ट्स और ट्रफ्स। जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है हम उसे वेवलेंथ कहते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्ब्डा के साथ।
और ये उसका सिंबल स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो ये स्टूडेंट्स वेवलेंथ होती है। तो फिर टाइम पीरियड को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। ये वो टाइम होता है जो एक वेव को एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करने में रिक्वायर्ड होता है। तो हम उस टाइम को टाइम पीरियड का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे मैंने अभी वर्बली बोला आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो एक और चीज़ इस वेव के साथ एसोसिएटेड है जिसका हमें पता होना चाहिए, वो है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ वेव। तो स्टूडेंट्स जो स्पीड ऑफ वेव है इस केस में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें पता है, हम लोगों ने एक रिलेशन स्टूडेंट्स देखा था, और वो रिलेशन था कुछ इस तरह से, S इज़ इक्वल टू V इंटू टी। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, V स्पीड को रिप्रेजेंट करती थी, और T जो था वो टाइम को रिप्रेजेंट करता था। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारी वेव ने एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। तो अगर वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हो तो स्टूडेंट्स हम S की जगह लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि एक वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर होता है। स्पीड को स्टूडेंट्स हम बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और जो टाइम है हमें पता है कि अगर एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग v को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू लैम्डा, और t जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1/t आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो लैम्डा इंटू 1/t f के इक्वल आ जाता है। तो v इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स f। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक रिलेशन है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ये स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए, और इसे हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमें इसकी डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पीरियोडिक वेव का पहला हिस्सा, जिसमें हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।